फ्रांस में जो हो रहा है, क्या उसका अंजाम भी वही होगा जो नेपाल में कल हुआ? जेनजी आंदोलन के बाद जिस तरह नेपाल में तख्ता पलट हुआ, क्या फ्रांस में भी ऐसा हो सकता है? ये इस समय एक बड़ा सवाल है। लेकिन तख्ता पलट के बाद भी कल पूरे दिन नेपाल जलता रहा। रात के अंधेरे में भी आग की लपटें उठती रही। संसद से सर्वोच्च अदालत, सचिवालय से लेकर प्रमुख सरकारी इमारतें, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति आवास, सब के सब जलकर खाक हो गए। लेकिन तख्ता पलट के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन्होंने नेपाल में एक नया संकट पैदा कर दिया है। कल आंदोलन की आड़ में जो अराजकता हुई, उसका सहारा लेकर नेपाल की जेलों पर आक्रमण किया गया। और ताजा अपडेट यह है कि नेपाल की 18 जेलों से 13,572 कैदी फरार हो गए। इनमें से कई हत्या के आरोपी थे, कोई रेप और गैंगरेप जैसे आरोपों में बंद था, कई आतंकवादी जेल तोड़कर फरार हो गए, तो कई कुख्यात गैंगस्टर भाग गए। नेपाल में खड़े हुए इस नए संकट का आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना चाहिए कि कल की आग के बाद आज नेपाल किस तरह खाक हो गया। उस नेपाल में तख्ता पलट के बाद भविष्य क्या है, और नेपाल में जिस जेनजी के आंदोलन ने तख्ता पलट करवाया, उसकी मांगे क्या है। नेपाल में इस वक्त सेना का शासन है। तख्ता पलट के बाद सेना ने सत्ता की कमान को संभाल लिया है। लेकिन इस बीच आज जेनजी नेताओं ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जेनजी समूह ने 5 मांगे रखी। पहला, एक निष्पक्ष, निर्विवाद और सर्वमान्य व्यक्ति के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। वर्तमान में संसद में मौजूद दलों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाए। अंतरिम सरकार में जेनजी नेताओं को शामिल होने की अनुमति दी जाए। दूसरा, राजनीतिक स्थिरता के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाएं। तीसरा, 1989 के बाद से बने हर सांसद और सरकारी अधिकारी की संपत्तियों की जांच कराने के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। चौथा, भविष्य में देश का मार्गदर्शन करने के लिए एक उच्च स्तरीय, सर्वदलीय और नागरिक नेतृत्व वाली व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। और आखिरी, राष्ट्रीय धरोहर और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाली साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एक निष्पक्ष आयोग का गठन करना चाहिए। नेपाल में राष्ट्रपति के साथ जेनजी की बैठक के अलावा एक और बैठक हुई। इस बैठक में क्या चर्चा हुई, क्या हुआ, अब हम आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं। नेपाल में सत्ता की कमान कौन संभालेगा, इसे लेकर जेनजी आंदोलनकारियों ने वर्चुअल बैठक बुलाई। इस ऑनलाइन सभा में 8,000 युवाओं ने हिस्सा लिया। 5 घंटे तक चली इस बैठक में अगले प्रधानमंत्री के नाम पर चर्चा चली। इस बैठक में 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। पहले तो बालेन शाह, लेकिन दूसरा नाम है नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का। इस मीटिंग में कार्की को 2,500 लोगों ने समर्थन दिया। अगर सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की मुखिया बनने का प्रस्ताव स्वीकार करती हैं, तो माना जा रहा है वो पहली सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल से मुलाकात करेंगी, जिसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की औपचारिक मंजूरी जरूरी होगी। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि सुशीला कार्की हैं कौन। वो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने 2016 में पद संभाला। कार्की भ्रष्टाचार के मामलों में बेखौफ और सख्त रुख के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है। 2017 में उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था। सुशीला कार्की पर पूर्वाग्रह और कार्यपालिका में हस्तक्षेप के आरोप लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशीला कार्की ने भी अंतरिम पीएम की जिम्मेदारी संभालने के लिए सहमति दे दी है। कल तक बालेन शाह का नाम सबसे आगे था। आज सुशीला कार्की का नाम सामने आया है, लेकिन नेपाल की कमान किसको मिलेगी, इसे लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं है। साफ तो यह भी नहीं है कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कहां है। ओली को आखिरी बार सेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर भागते हुए देखा गया था। इसके बाद से वो कहां है, इसकी कोई खबर नहीं है। ओली नेपाल में ही है या फिर विदेश भाग गए हैं, यह भी साफ नहीं है। हालांकि कुछ नेपाली अखबारों का दावा है कि उन्हें सेना ने अपनी किसी छावनी में छिपा रखा है। इस बीच ओली ने जेनजी के नाम एक पत्र लिखा है। ओली ने युवाओं से अपील की है कि वो देश की व्यवस्था को बचाने के प्रति संवेदनशील रहें। ओली ने लिखा कि आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाक्रम जेनजी के मासूम हाथों से नहीं हुए, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है। उन्होंने कार्यालयों में आगजनी और जेल से कैदियों को छुड़ाने जैसी घटनाओं को पहले से तय बताया। पत्र में उन्होंने अपना ठिकाना शिवपुरी बताया है, जो काठमांडू से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। नेपाल में क्या हो रहा है, नेपाल का भविष्य क्या होने वाला है, वो राजधानी काठमांडू से उठते धुएं के गुबार की तरह ही धुंधला है। सवाल यह है कि अगर नेपाल में सरकार बन भी जाए तो सरकार चलेगी कहां से, क्योंकि नेपाल की संसद को कल उग्र आंदोलनकारियों ने ऐसा फूंका है कि अभी तक धुएं का गुबार उठ रहा है। कल जो आग लगी है वो अभी तक शांत भी नहीं हो पाई है। नेपाल में जो अगला प्रधानमंत्री बनेगा वो किस दफ्तर में बैठकर काम करेगा,
क्योंकि नेपाल के जिस ऐतिहासिक सिंह दरबार में पीएम ऑफिस और तमाम सरकारी कार्यालय थे, उनकी दीवारें अभी तक तप रही हैं। जेनजी ने नेपाल के भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की है, लेकिन सवाल उठता है कि जांच में दोषी पाए गए लोगों को सजा कौन सुनाएगा, क्योंकि नेपाल की सर्वोच्च अदालत समेत कई कोर्ट्स को तो आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। यहां रखी तमाम फाइलें खाक हो चुकी हैं। काठमांडू की शान माने जाने वाले हिल्टन होटल में तो ऐसी आग लगी कि ये 16 मंजिला इमारत अब काली पड़ गई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में कल की आग के बाद चारों तरफ राख बिखरी पड़ी है। काठमांडू में मौजूद जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा ने इन हालात को अपने कैमरे में कैद किया। जहां से न्याय होता है नेपाल की जनता का, और उस सुप्रीम कोर्ट की हालत आपको दिखाएं कि अभी भी यहाँ पर इस सुप्रीम कोर्ट से धुआं निकल रहा है। कितनी जगह आग लगाई गई थी? सब जगह आग लग रही है। सब जगह लग गया ना? हाँ, सब पूरे कुछ बचा नहीं? कुछ नहीं बचा। इसमें आधे पे लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय, और ये सब जला दिए गए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बचा। एक स्कूटी है, बाइक है 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 उपद्रवियों ने तबाही मचाई यहाँ पर, उसके ये सबूत हैं। सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। यहाँ बिखरे पड़े हैं सिर्फ कांच के टुकड़े, और कुछ नहीं है यहाँ पर। ये हालत है संसद भवन की। ये आप देखिएगा, आपको लगेगा कि क्या हो गया नेपाल को। नेपाल को किसकी नज़र लग गई। मैं कांच के टुकड़ों पर चल रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ी के ऊपर में अभी भी आग है। मीडिएशंस काउंसिल का सेंटर का ये ऑफिस था, और ये भी इसके बाहर इसमें भी आग लगा दिया गया। यहाँ नेपाल बार एसोसिएशन जितने एडवोकेट्स हैं वो बैठते रहे। Z News।